अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अमृतसर के एक देहाती इलाके में मेरी तैनाती के दिनों में एक महाजन लाला चंदरमल के बेटे अर्जुन से मेरी दोस्ताना था। अर्जुन एक शरीफ आदमी था जिसका शालों का कारोबार था। इस इलाके में काफ़ी देर तक रहने से मेरी और उसकी दोस्ती बहुत बढ़ गई थी। उसकी बीवी अक्सर हमारे घर आ जाती थी। वो बड़ी नेक औरत थी और उसका नाम सीता था। आज मैं जो किस्सा आपको सुनाने लगा हूँ इसमें इसी सीता का बहुत किरदार है। जैसा कि मैंने कहा है कि ये बहुत नेक औरत थी और लाला चंदरमल की बहुत ही चहीती बहू थी। अगरचे लाला चंदरमल के 3 बेटे थे लेकिन दूसरे 2 बेटों की बीवियां सिर्फ नाम की हद तक लाला की बहुएं थीं, वरना वो लाला की कोई खिदमत नहीं करती थी। खिदमत करती थी तो सिर्फ सीता। मुझे इसका यूं इल्म है कि मेरी बीवी मुझे सीता की खिदमत गुजारी और चंदरमल के घर की बातें बताती रहती थी। फिर यूं हुआ कि लाला के बेटे उससे अलहदा रहने लगे। सबसे पहले दूसरे नंबर वाला बेटा रमेश अलहदा हुआ, फिर तीसरा प्रकाश, और अर्जुन ने बाप का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन लाला ने इसे जबरदस्ती एक अलहदा घर लेकर दिया कि वो भी अपने भाइयों की तरह आज़ाद हो जाए। लेकिन सीता इसे बहुत बुरा ख्याल करती थी और लाला के अलहदा घर लेकर देने के बावजूद अपने ससुर के लिए उसके घर जाकर खुद हांडी रोटी पकाती और उसकी ज़रूरतों का ख्याल करती। लाला की बीवी फौत हो चुकी थी और लाला को अकेले रहने की आदत सी हो गई थी। लेकिन दिन का ज़्यादा हिस्सा तो सीता और अर्जुन बाप के पास गुजारते और फिर अपने बच्चों के पास घर आ जाते, जो लाला के घर से चंद कदम ही दूर था। मैंने एक दिन अर्जुन से पूछा कि जब तुम और तुम्हारी बीवी लाला से अलहदा नहीं होना चाहते तो लाला को क्या मजबूरी है कि वो तुम्हें अलहदा कर रहा है। तुम्हारे दूसरे 2 भाइयों की बीवियां तो अलहदा रहने में खुश हैं, इनकी बात और है। अर्जुन कहने लगा कि इसके बाप में सिर्फ एक बात ऐसी है जो दुनिया के लिए काबिल एतराज़ हो सकती है, और वो ये है कि लाला शराब बहुत ज़्यादा पीता है। और जब से मेरी माँ मरी है यानी 15 साल पहले, इस वक्त से लाला सख्त किस्म की शराब बहुत ज़्यादा पीने लगा है और आखिरकार मदहोश हो जाता है। पूरे हफ्ते में वो रोज़ ही शराब पीता है। खैर, हमें तो अपने बाप की शराब नोशी पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन खुद उसे इस बात पर एतराज़ है कि उसके पोते पोतियां उसे इस हालत में देखें कि वो शराब पीकर मदहोश हो जाए। चूँकि वो शराब नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसने एक दिन हमें जमा करके कहा कि ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके पोते पोतियां उससे कोई बुरी मिसाल लें। इसलिए वो हमें अलहदा अलहदा घर ले देता है कि हम उससे अलहदा हो जाएं। मुझे ये चीज़ गवारा नहीं थी, लेकिन मेरे दूसरे दोनों भाई खुशी से रजामंद हो गए क्योंकि इनकी बीवियां यही चाहती थीं। मेरी बीवी मेरे बाप को अपने बाप जैसा ख्याल करती थी और बाबूजी भी मेरी बीवी को बहुत अजीज जानते हैं। हम भी अपने भाइयों की तरह अलहदा तो हो गए, लेकिन जहनी तौर पर बिल्कुल अलहदा नहीं हुए। लेकिन मेरी घरवाली तो ज़्यादा वक्त लाला जी के पास ही गुजारती है और मैं भी चक्कर लगाकर उसकी मदद करता रहता हूँ। खैर, ये लाला चंदरमल के घर के हालात थे। मुझे इससे कोई गर्ज थी और ना ही कोई लेना देना, लेकिन मेरी सिर्फ अर्जुन के साथ दोस्ती थी और बस। ये बात इससे भी आगे चली गई। वो इस तरह के एक दिन लाला चंदरमल गायब हो गया। सीता हमारे घर आती थी, मैं भी घर पर ही था कि उसने बताया कि आज लाला जी घर पर नहीं मिले। मैं 2-3 बार चक्कर लगा कर आई हूँ, लेकिन इनके घर का दरवाज़ा बंद है और इस पर ताला लगा हुआ है। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि 2 दिन बाद दिवाली है और लाला जी ने इस बार दिवाली पर हमारे घर में आकर दिवाली हमारे साथ मनानी थी। आज सोमवार है और मैंने लाला जी से कहा था कि वो सुबह सुबह ही घर से निकलकर मेरे पास आ जाएं। लेकिन मैं और अर्जुन काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे, लेकिन लाला जी नहीं आए। फिर मैंने सोचा कि देर से जागे होंगे, इसलिए खुद उन्हें लेने चली गई, लेकिन वो घर पर नहीं है। पता नहीं किधर चले गए हैं। मैंने उसे तसल्ली दी कि लाला खुद ही घर आ जाएगा, बाजार की तरफ निकल गया होगा बच्चों के लिए कोई चीज़ खरीदने। लेकिन सीता नहीं मान रही थी। कहने लगी कि इसका दिल कह रहा है कि लाला जी के साथ कुछ हो गया है। मेरी तसल्लियां इस पर कोई असर नहीं कर रही थीं। लाला चंदरमल घर से ऐसा गायब हुआ कि उसे कई माह हो गए, वो किसी को नजर नहीं आया। सीता ने सरसे में अपने किसी मिलने वाले किसी रिश्तेदार से पता करने में कोई कसर न छोड़ी। वो जब भी मेरे घर आती तो मेरी बीवी के पास आती। वो लाला की गुमशुदगी का जिक्र लेकर बैठती और मेरी बीवी से कहती कि खान साहब मेरे ससुर को क्यों तलाश नहीं करते।
मैंने एक दिन तंग आकर उसे कहा कि इस तरह तुम्हें तलाश नहीं कर सकता, क्योंकि लाला कोई बच्चा नहीं था कि गुम हो गया हो या उसे कोई उठाकर ले गया हो। वो पीने वाला आदमी है, होश गुम करके कहीं जा बैठा होगा। इस तरह के आदमी मनमौजी होते हैं, जिधर का चाहे रुख कर लें। जब घर की याद आए तो घर का रुख कर लेंगे। लेकिन सीता को मेरी बात पर यकीन नहीं आता था। वो कहती थी कि लाला इससे जो बात करता है दुनिया उधर की इधर हो जाए, वो पूरी करके छोड़ता है। और उसने मुझे कहा था कि वो दिवाली मेरे घर मनाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कहीं और निकल जाए। दूसरे बेटों के घरों में जाकर मैं पता करके आई हूँ, वो वहाँ भी नहीं। और ना ही इन लोगों को और इनकी बीवियों को उसकी परवाह है कि लाला किधर गया। मैं लाला को पिता समान समझती हूँ और बहू होने के नाते मेरा फर्ज है कि इनकी खिदमत करूँ। इसीलिए आप मेरे ससुर को तलाश करने, वरना हमारी दिवाली तो बर्बाद हो गई है। लाला की गुमशुदगी का सदमा मुझसे और अर्जुन से बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने उसे फिर तसल्ली दी और कहा कि इस तरह के मामलात में कानूनी तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। अगर तुम्हारा शौहर अर्जुन या उसका कोई और भाई कानूनी तौर पर यह मामला उठाए तो मैं भरपूर तरीके से तुम्हारा साथ दूंगा। सीता समझदार औरत थी, वो मेरी बात समझ गई। एक हफ्ते के बाद दोबारा मेरे घर आई और फिर लाला का जिक्र लेकर बैठ गई। कहने लगी कि उसने अपने सबसे छोटे देवर प्रकाश से बात की है, लेकिन उसकी बीवी भगवती नहीं मानती। वो कहती है कि हम किसी तरह के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि भगवती ने ये बात कैसे की है। झगड़ा कैसा और किसके साथ झगड़ा? ताहम हम तो सिर्फ लाला की तलाश में हैं और पुलिस की मदद लेने के लिए एक कानूनी तकाजा पूरा करना है। अब अगर प्रकाश और भगवती राजी नहीं है तो मेरा शौहर और मैं आपसे तहरीरी दरखास्त करेंगे कि अर्जुन के पिता को तलाश किया जाए। मैंने इसे कहा कि अर्जुन से कहना कल सुबह मुझे थाने आकर मिल ले। लेकिन अर्जुन के भाई प्रकाश की बात सुनकर मुझे भी हैरानी हुई, खासकर भगवती का इनकार सुनकर। उसका ससुर से कोई इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं चाहते कि वो मिल जाए। खैर, मैंने सोचा कि मैं पुलिस वाला हूँ, मेरी सोच वैसी ही है। ये इनका घरेलू मामला था और लाला की दूसरी बहुओं से बनती भी नहीं थी। सीता और उसके देवरों में कोई झगड़ा है तो मुझे उससे क्या गर्ज। अर्जुन मेरे पास आकर तहरीरी दरखास्त देगा तो मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। हो सकता है कि इन दिनों लाला खुद ही घर आ जाए। मेरी बीवी कहने लगी कि सीता और लाला के छोटे बेटे प्रकाश की घरवाली भगवती के दरमियान ना इत्तेफाकी है। सीता लाला की चहीती बहू है और लाला की किसी और बहू से नहीं बनती। भगवती को सीता से पुरखाश है और फिर कुछ अरसे से लाला की जायदाद का मसला भी उठा हुआ है। अलग घर बसाने वाली बहुएं चाहती हैं कि लाला अपनी दौलत बेटों में तकसीम करे। वो खुल्लम खुला कहती हैं कि लाला अपना रुपया पैसा सीता के हवाले कर जाएगा, इसलिए उसकी जिंदगी में जो कुछ निकल सकता है निकलवा लिया जाए। दूसरे बेटे रमेश और उसकी बीवी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन भगवती इस मामले में सबसे आगे है। और सीता मुझे बता चुकी है कि उसने कई बार लाला को ये बात जताई थी कि वो बंटवारा कर दे, लेकिन लाला नहीं माना और भगवती ने इस बात का बहुत बुरा मनाया था। उसने सीता से भेद डाल लिया है और अब इसी वजह से नहीं चाहती कि लाला को तलाश किया जाए, क्योंकि इस तरह उसे जायदाद के बंटवारे की उम्मीद हो सकती है। बीवी की बातें सुनकर मेरे जहन में एक शक जड़ पकड़ने लगा। लाला गायब हुआ है या उसे गायब कर दिया गया है? और किसने गायब किया है? भगवती क्यों इस मामले से गुरेज कर रही है? ये सारे सवाल मेरे जहन में गटमट हो गए और मुझे लाला की गुमशुदगी में किसी वारदात की बू आने लगी। अगरचे ये मेरा शक था, लेकिन मुझे उसकी शक्लो सूरत नजर आने लगी थी। ऐसी औलाद की कमी नहीं जो जायदाद की खातिर बुजुर्गों के खून से बहाने से दरेक नहीं करते। बाहर सूरत, अर्जुन मेरे पास थाने आया और बाप की गुमशुदगी की बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करा दी। चूँकि चंद्रमल महाजिन था और इसके अलावा भी इसके कारोबार थे, इसके पास बेपनाह दौलत थी, इसलिए मैंने इसके अगवा या इसके मुमकिन कत्ल के पेश नज़र अर्जुन से कहा कि वो इसी रिपोर्ट में किसी पर शक भी जाहिर करे, यानी इसके बाप की किसी से दुश्मनी या कारोबारी मुखालफत वगैरह वगैरह। अर्जुन कहने लगा कि ऐसी कोई बात उसके इल्म में नहीं कि उसके बाप का किसी से कारोबारी झगड़ा हो। इसके बाप की उम्र 68 साल के करीब थी, लेकिन वो बहुत अच्छी सेहत का मालिक था और इसकी दौलत और सेहत की वजह से बहुत सी औरतों ने उसकी बीवी की वफात के बाद इससे शादी की कोशिश भी की थी, लेकिन लाला मरने वाली का वफादार था। इसमें सिर्फ एक खराबी थी कि वो शराब का रसिया था और बेतहाशा पीकर होश से बेगाना हो जाता था। इसके अलावा इसमें और कोई खराबी नहीं थी, और खराबी ना हो तो दुश्मनियां पैदा नहीं होती। वो लेन देन का भी खरा था और किसी व्यापारी को इससे कोई शिकायत नहीं थी। अलबत्ता अगर इसे किसी पर शक हो सकता है तो अपनी भाभी यानी भगवती पर।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसे कौन गायब करवा सकता है तो यही भगवती हो सकती है, क्योंकि वो बापू की अंदर से सख्त वैरी है। वो चाहती है कि बापू की दौलत प्रकाश और उसे मिल जाए और वो गुलछर्रे उड़ाएं। मेरा बाप भगवती को ब्याह कर नहीं लाया था, प्रकाश ने ये चलती फिरती औरत कहीं से तलाश की थी और ब्याह कर घर ले आया था। कुछ अर्से पहले इस औरत ने परपुर से निकाल लिए थे और प्रकाश पर दबाव डालने लगी थी और बापू से अपना हिस्सा मांगे। प्रकाश ने बापू की बजाय मुझसे बात की कि मैं इसकी बात बापू तक पहुंचाऊं, लेकिन मैंने उसे समझाया कि अव्वल तो अभी बंटवारा ही नहीं हुआ, इसे क्या जल्दी है। दूसरी ये कि उसने उसके दिल में बंटवारे का ख्याल कैसे आ गया। इत्तेफाक में ही बरकत है। बापू की और हमारी कमाई इसी घर में सबके काम आ रही है। अलहदा हो जाने से आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा और तुम पछताओगे। लेकिन उसने कहा कि वो सब जानते हुए भगवती के सामने मजबूर है, क्योंकि वो उसका तकाजा करती है। अब मैं ये नहीं कहता कि बापू को भगवती ने या प्रकाश ने गायब करा दिया है, लेकिन बापू के गायब हो जाने से इन दोनों की मुराद पूरी हो जाएगी, क्योंकि अगर बापू ना मिला तो जाहिर है कि कारोबार की बांट हो जाएगी और भगवती यही तो चाहती है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपने पूछा है तो मैंने आपको सारी बात बता दी है। अर्जुन की बात सुनकर मुझे बड़ी मदद मिली और मुझे यूं लगा कि मेरा काम बहुत आसान हो गया है। मैंने भगवती को या प्रकाश को जरा सा धमकाया और एक आध लगा दी तो वो खुल जाएंगे, और अगर इनमें से किसी ने खराबी की है तो फौरन सामने आ जाएगा। लेकिन ये मेरी खुशफहमी साबित हुई। अर्जुन की दरखास्त और बयान के बाद गोया मेरी तफ्तीश शुरू हो चुकी थी। मैंने अर्जुन से कहा कि मुझे प्रकाश के घर ले चलो। वो जरा हिचकिचाया कि उसका भाई ये न समझे कि वो इसके खिलाफ पुलिस लेकर आया है। मैंने इसे तसल्ली दी कि वो मुझे सिर्फ घर दिखाएगा और वहां से चला जाएगा, बाकी काम मेरा होगा। वो मुझे साथ लेकर प्रकाश के किराए के मकान पर ले गया, जिसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला पड़ा हुआ था। क्या प्रकाश और भगवती फरार हो गए थे? इस वक्त तो ऐसा ही लगता था कि वो फरार हो गए हैं, क्योंकि सीता ने भगवती से कहा था कि लाला को तलाश कर ले। उसने इनकार कर दिया और दोनों मियाँ बीवी गायब हो गए। गोया गड़बड़ थी और दोनों का घर न होना इस गड़बड़ की तरफ बहुत बड़ा इशारा था। अब मुझे एक दो दिन इंतजार करना होगा कि प्रकाश और भगवती जहाँ गए हैं वापस आ जाएं, और अगर वो नहीं आते तो मुझे बहरहाल चांस लेना था। और इस चांस के लेने में ये खतरा भी था कि अगर दोनों भागे हुए हैं तो इन्हें काफ़ी मोहलत मिल जाएगी कि वो आसानी से जहाँ जाकर छुपना चाहें वहाँ पहुँच जाएं। लेकिन मैं इनकी वापसी के इंतज़ार के सिवा कर भी क्या सकता था। अभी तो सिर्फ मेरी नज़र में मुश्तबा थे, कानून की नज़र में इस वक्त मुश्तबा होते जब इनके खिलाफ मुझे कोई गवाही मिल जाती। मैंने अर्जुन से बुलाकर कहा कि तुम्हारा भाई और भाभी घर में नहीं हैं। तुम्हारे जो रिश्तेदार दोस्त मिलने वाले हैं इनके घरों से पता कराओ कि वो कहाँ हैं। अर्जुन को तलाश करते करते एक दो दिन नहीं 10-15 दिन हो गए। दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा था। इनका किराया वसूल करने वाले मकान का मालिक भी अर्जुन के पास आकर इनका पूछ रहा था। अब ये बात तय हो गई थी कि वो जहाँ कहीं भी हैं जानबूझकर गायब हुए हैं। एक दिन मुझे ख्याल आया कि भगवती के आगे पीछे का पता कराऊं। जैसे कि मुझे बताया गया था कि भगवती चलती फिरती औरत थी जिसे प्रकाश ने इश्कबाजी में बीवी बना लिया था। ऐसा तो नहीं कि इसका ताल्लुक जुराम पेशा लोगों से रहा हो या इसके घर वाले इस कुमाश के हों और ये काम इसे बचपन की तरबियत में मिला हो। इस नज़र से मैंने सीता के घर जाकर भगवती के माँ बाप का घर मालूम किया और अपने मुहर्रिर से कहा कि हमारे पास अगर कोई इस शहरी इलाके का मुखबिर हो तो उसे लाओ, वरना वो आदमी लाओ जो शहर के बदमाशों से यारा रखता हो। मुहर्रिर ने मुझे एक ताड़ी फरोश ला दिया जो दारू का नाजायज़ धंधा करता था और वो खुश था कि पुलिस वालों ने इसे किसी काम के काबिल समझा है। वो इस तरह अपने धंधे को बचाने की फिक्र में था। मैंने उसे भगवती के माँ बाप के घर का पता दिया और कहा कि वो इसके घर वालों के बारे में मालूमात हासिल करे और मुझे बताए कि कैसे लोग हैं। भगवती के बाप भगवान दास का नाम सुनकर वो ताड़ी फरोश चौंक गया। कहने लगा, साहब वो भगवान दास तो मेरा गाहक है। मेरा और उसका याराना गिरधारी बदमाश से था। भगवान दास तो अब भगवान के पास जा चुका है, पर वो बदमाश गिरधारी अपने दोस्त की विधवा का बड़ा ख्याल रखता है। कहते तो यही है कि उसकी भगवान दास से यारी थी और वो यारी निभा रहा है, परंतु सरकार जो मैं जानता हूँ वो ये है कि इस गिरधारी का याराना भगवान दास की लड़की भगवती से रहा है। अब की मैं नहीं जानता कि भगवती कहाँ है, पुराने दिनों की बात बता रहा हूँ। मैंने ताड़ी फरोश से कहा कि वो मुझे मजीद पता करके दे कि गिरधारी और भगवती का ताल्लुक अब कभी भी है या नहीं।
दूसरी ये कि वो मुझे गिरधारी का अता पता बताए कि वो कहाँ मिल सकता है। वो मुझसे इजाज़त लेकर चला गया कि चंद दिनों में आपको खबर करूँगा। चंद दिन से पहले ही वो मेरे पास वापस आ गया और कहने लगा, खान साहब, गिरधारी के अड्डे की तलाश तो कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि मैं बरसों से ये अड्डा जानता हूँ। गिरधारी इस इलाके का नामी गिरामी जुआरिया है और उसका अड्डे पर मिलना मुश्किल होता है। वो अड्डे पर मौजूद ना हो तो उसके तुफैलिए ये काम चलाते हैं। मैं ये चाहता था कि आपको उस वक्त इतला करूं जब गिरधारी अड्डे पर मौजूद हो। ये ताड़ी फरोश बड़ा सियाना साबित हो रहा था। हकीकतन इसे अंदाज़ा होगा कि मैं गिरधारी से बात करना चाहता हूँ, इसलिए उसके अड्डे पे आने का इंतज़ार करता रहा। अब वो अड्डे पर आ चुका है और मैं काफ़ी ताड़ी वहाँ पहुँचा कर आया हूँ। गिरधारी जब एक बार अड्डे पर आता है तो चंद दिन ज़रूर क़याम करता है। आपने आपने चिंता से मुक्त हो जाए, मैं आपको ले चलता हूँ। मैं तो खुद ही गिरधारी के पीछे जाना चाहता था, क्योंकि ना तो अभी तक लाला वापस आया था और न ही प्रकाश और भगवती घर वापस आए थे। इस केस के दो हिस्से तो मेरे सामने थे और तीसरा हिस्सा यानी एक गुंडे बदमाश के मुलविस होने से तीनों हिस्से मुकम्मल हो गए थे और गिरधारी से बात करना बहुत ज़रूरी था। मुझे अभी से यकीन होने लगा कि इस केस का सिरा गिरधारी से आगे चलेगा। मैंने ताली फरोश मुखर्जी से कहा कि मुझे वहाँ ले चलो। हमने शहर की राह पकड़ी और गिरधारी के अड्डे पर जाने की बजाय ताली फरोश मुखर्जी के घर चले गए। मैं तो सीधा गिरधारी के अड्डे पर जाना चाहता था, लेकिन मुखर्जी का कहना था कि ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि गिरधारी बड़ा टेढ़ा आदमी है। इलाके का थानेदार भी उसके मुंह नहीं आता, फिर पुलिस वाले उससे कुछ वसूल करते होंगे। मुखर्जी का कहना है कि मैं उसके घर क़याम करूं। वो अड्डे पर जाकर जायजा लेता है, इसके बाद वो दोनों वहां जाएंगे। मैंने मुखर्जी की बात मान ली और वो मुझे घर ठहराकर अपनी शराब की फरोख्त वाले अड्डे पर चला गया। इसने जगह जगह शराब बेचने के अड्डे बना रखे थे और इसका अड्डा सिर्फ मेरे इलाके में ही नहीं था, बल्कि यहाँ शहर में भी था। इस तरह वो मेरी खुशामद कर रहा था, इसी तरह दूसरे इलाके के थानेदारों की भी करता होगा। और मेरे साथ तो उसकी पहली मुलाकात थी, दूसरों के साथ उसके जाने क्या ताल्लुकात होंगे। लेकिन मुझे इन बातों से क्या लेना था। उसने मुझे एक सिरा थमा दिया था और मेरी मदद भी कर रहा था। खैर, मैं इसके घर बैठ गया और वो जब शाम को बाहर से घर वापस आया तो इसके साथ एक और आदमी था, जिसे मैंने देखते ही अंदाज़ा कर लिया कि वो कोई शरीफाना काम नहीं करता होगा। इस तरह के लोगों के खास हुलिये होते हैं और पुलिस वाले तो ख़ास तौर पर इन लोगों को देखते ही पहचान लेते हैं। मुखर्जी इसे सीधा मेरे पास ही ले आया। उसने मुझे देखकर प्रणाम किया और बड़े मोहब्बाना तरीके से एक तरफ फर्श पर ही चौकड़ी मारकर बैठ गया। मुखर्जी इसकी तरफ इशारा करके कहने लगा कि ये तिवाड़ी है, गिरधारी का बहुत ही करीबी आदमी, लेकिन आजकल इससे नाराज़ है और इसकी जगह खुद लेना चाहता है। काफ़ी दिन पहले इसने मेरे साथ ये बात की थी कि वो गिरधारी से तंग है और आज मैं इसे पकड़ लाया हूँ। मुखर्जी ने मेरी तरफ देखकर आंख का इशारा किया। मैं समझ गया कि मुखर्जी ने इस आदमी को क्या लालच दिया होगा। तिवारी और गिरधारी में चपकलिश पैदा हो गई होगी और तिवाड़ी उसका पत्ता काटना चाहता होगा। मुखर्जी ने इसे मेरे बारे में भी कोई गलतफहमी डाल दी होगी कि मैं उसका काम कर सकता हूँ। उसे लालच देकर हम अपना काम निकाल सकते थे, यानी गिरधारी पर हाथ डालकर। मैंने तिवारी से कहा कि इधर उधर की बातें मत करो और ये बताओ कि गिरधारी जैसा बदमाश मेरे लिए कोई वक़्त नहीं रखता और मैं इसे गिरधारी का अड्डा सौंप दूंगा, बस वो हमारे कहने पर अमल करता रहे। मैंने उसे कहा कि मैं बरेली का रहने वाला हूँ और मैंने गिरधारी के साथ पुराना हिसाब चुकाना है। मैं कामयाब रहा तो ये अड्डा तिवारी को सौंप कर वापस चला जाऊंगा। तिवारी को और क्या चाहिए था। उसने शुक्र किया और बड़ी लजाजत से मुझे कहने लगा, क्या आप आज ही रात अड्डे पर आ जाएं, मैं गिरधारी को पकड़वा दूंगा। फिर वो सरगोशियों में मुझे गिरधारी के अड्डे के बारे में तफसीलात बताने लगा। शराब और जुए के अड्डों पर रात भर काम होता है और जूं जूं रात ढलती है ये कारोबार चमकता है। वो रात का पहला पहर ही था जब मैं और मुखर्जी तिवारी की बताई हुई जगह की तरफ निकल गए। मुखर्जी को वैसे भी गिरधारी के अड्डे का इल्म था। तिवारी ने एक खास जगह पर मिलने का कहा था और ये अड्डे के पास ही एक पनवाड़ी की दुकान थी। दुकान पर गैस का हंडा जल रहा था और उसकी तेज दूधिया रोशनी में वो मुनहनी सा पनवाड़ी बड़ी तेजी से पान लगा रहा था। 2-3 ग्राहक इंतजार में खड़े थे। दुकान के बाहर
मूंछ के बूढ़े पड़े थे, जिनमें से एक पर तिवारी बैठा हुआ पान चबा रहा था। उसके कान में पड़ी हुई सोने की बाली पर जब गैस की दूधिया रोशनी पड़ती तो वह चमक उठती। हमें दुकान पर आते देखकर तिवारी उठ खड़ा हुआ और पनवाड़ी को सोडे की 2 बोतलें देने के लिए आवाज लगाई, लेकिन मुखर्जी ने इसे रोक दिया कि हम सोडा पीने नहीं आए। उसने तिवारी को आगे लगने का इशारा किया। तिवारी हमें साथ लिए अड्डे की तरफ चल पड़ा। तिवारी का यह अड्डा दूसरे बदमाशों के अड्डों से मुख्तलिफ नहीं था। पनवाड़ी के खोखे से एक बड़ी सी गली एक तरफ जा रही थी। तिवारी इसी तरफ चल पड़ा। इस वक्त मकानों के दरवाजे बंद थे और इक्का दुक्का आदमी ही नजर आ रहे थे। बड़े अच्छे बने हुए मकान थे, जिससे अंदाजा होता था कि यहाँ अच्छे घरानों के लोग रहते हैं। पता नहीं ऐसी जगहों पर तिवारी जैसे आदमियों का वजूद कैसे बर्दाश्त किया जा रहा था। शायद ये इसकी बदमाशी होगी जिसकी वजह से लोग चुप होंगे। और शरीफों के महल्ले में एक बदमाश का अड्डा कायम था। यही बात मैंने तिवारी से कही थी। तुम जैसे लोगों को यहाँ के लोग कुछ नहीं कहते। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है सरकार के हमारे मुंह आए। यह हमारी मेहरबानी है कि हमने यहाँ इन शरीफों को बर्दाश्त कर रखा है। इसकी ये बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। जी चाहा कि इसकी गर्दन तोड़ दूं। इस तरह के बदमाशों ने शरीफों की जिंदगी हराम कर रखी है। फिर इस इलाके में अपने साथी पुलिस वालों पर गुस्सा आया कि वो कैसे इस तरह के लोगों को बर्दाश्त करते हैं। शायद ये इसकी बदमाशी ही होगी जिसकी वजह से लोग चुप होंगे। और शरीफों के महल्ले में एक बदमाश का अड्डा कायम था। यही बात मैंने तिवारी से की। तुम जैसे लोगों को यहाँ के लोग कुछ नहीं कहते। किसी में इतनी हिम्मत नहीं सरकार कि हमारे मुंह आए। यह हमारी मेहरबानी है कि हमने इन शरीफों को बर्दाश्त कर रखा है। उसकी ये बात सुनकर मेरा खून खौल गया। जी चाहा कि इसकी गर्दन तोड़ दूं। इस तरह के बदमाशों ने शरीफों की जिंदगी हराम कर रखी है। फिर इस इलाके में अपने साथी पुलिस वालों पर भी गुस्सा आया कि वो कैसे इस तरह के कीड़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं। खैर इस वक्त तो मुझे अपना मतलब निकालना था, इसलिए मैंने तिवारी की बात का कोई जवाब नहीं दिया था और हम खामोशी से चलते रहे। पनवाड़ी के खोखे से हम काफी आगे निकल आए थे और अब इस गली के दोनों तरफ बने हुए घरों के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा था। अब हमारे सामने एक छोटा सा मैदान था। इस मैदान के शुरू होने से पहले ही और महल्ले के आखिरी मकान के सामने तिवारी रुक गया और गर्दन उठाकर ऊपर देखने लगा। ये एक आम सा तरीके से बना हुआ 2 मंजिला घर था, जिसकी ऊपर की मंजिल से रोशनी आ रही थी और आदमियों के बोलने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। तिवारी ने मेरी तरफ देखा। ऊपर चले। यही गिरदारी का अड्डा था जिसके नीचे हम खड़े हुए थे। गली में खुलने वाले दरवाजे की चौखट जमीन से 3 फीट ऊपर होगी। मैंने तिवारी को आगे चलने का इशारा किया। तिवारी ने थड़े के ऊपर चढ़कर दरवाजे को धक्का दिया। यह अंदर से बंद नहीं था। मेरे साथ खड़े मुखर्जी का हौसला शायद जवाब दे गया था, क्योंकि वो मुसलसल चुप था। शायद उसे गिरदारी से डर लग रहा होगा। तिवारी ने दरवाजे के पीछे होकर मुझे रास्ता दिया और फिर हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। अभी हम ऊपर जाती हुई सीढ़ियों के आधे हिस्से में ही होंगे कि ऊपर से कोई आदमी लुढ़कता हुआ नीचे आया। वो चीख भी रहा था और उसके मुंह से गालियां भी निकल रही थीं। वो हमारे करीब आया तो तिवारी ने उसे थामकर खड़ा कर दिया। क्यों बे शामू, आज फिर झगड़ा करके मार खाई है? वो कहाँ है? कौन उस्ताद? ऊपर से पैसों का हिसाब कर रहा है। मैंने कुल रकम देने के लिए कहा तो उसने मुझे सीढ़ियों से नीचे फेंकवा दिया। मैंने तिवारी से पूछा कि ये उस्ताद कौन है? वो कहने लगा कि गिरदारी की बात हो रही है। जो आदमी जुए का उधार का पैसा ना दे उसके साथ यही सलूक होता है जो इस शामू के साथ हुआ है। आज हिसाब का दिन है और गिरधारी ऊपर हिसाब कर रहा है। मुझे शामू को देखकर गिरधारी की फितरत का अंदाजा हो गया। मुझे हंसी भी आई कि आज गिरदारी हिसाब कर रहा है। उसे नहीं पता कि मैं भी उसका हिसाब करने आया हुआ हूँ। शामू को मैंने नीचे जाने का इशारा किया और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चलने लगा। मैं गिरदारी को होशियार हो जाने से पहले काबू करना चाहता था और इस वक्त तक शायद उसे इल्म नहीं हुआ था कि तिवारी किसी को साथ लेकर अड्डे पर आ रहा है। आखिर में हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गए। ये एक कमरा था। इसमें ही दरियां बिछी हुई थी और गांव तकिए पड़े हुए थे। 4-5 आदमी एक तरफ बैठे हुए जुआ खेल रहे थे। इनके पास ताश की गड्डियां थीं और नकदी पड़ी हुई थी।
तिवारी ने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी से इनके पास से गुजर गया। उसका रुख सामने वाले कमरे की तरफ था जिसका दरवाजा बंद था। तिवारी ने पाँव की जोरदार ठोकर दरवाजे पर मारी। खटाक की आवाज के साथ दरवाजे का एक पट अंदर वाली दीवार के साथ जा लगा। खटाक की आवाज रुकी ही थी कि किसी ने अंदर से डकराते हुए निहायत गलीज गाली दी। शायद इसे दरवाजे को ठोकर मारने वाली हरकत पसंद नहीं आई थी। तिवारी ने तेजी से अंदर कदम रखा और अंदर सामने बड़ी सी कुर्सी पर बैठे हुए सांडनुमा शख्स की तरफ इशारा किया। यही है। इसके मुंह से सिर्फ यही अल्फाज निकले। मैंने एक लम्हे में इस सांड का जायजा लिया। उसके मोटे मोटे बाजू मुक्तर की तरह थे, छाती अच्छी खासी चौड़ी, गर्दन ऐसी जैसे भैंसे की होती है, छोटा सर और अंदर को धसी हुई आंखें। बिलाशुबा गिरधारी जबरदस्त ताकतवर कड़ियल आदमी था। उसकी कुर्सी के एक तरफ बोली कुत्ता कुर्सी के सामने मेज पर लेटा हुआ था। जो ही तिवारी के मुंह से ये अल्फाज निकले तो इसी वक्त इस सांड ने अपनी फैली हुई टांगें इकट्ठी की और बिजली किसी तेजी से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इसके कुत्ते ने भी देर नहीं लगाई और अभी मेरा जहन सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं कि इस सांड के इशारे पर कुत्ते ने तिवारी पर छलांग लगा दी और वो सांड सर झुकाए मेरी तरफ दौड़ा। गिरधारी की तरह बोली कुत्ता भी खतरनाक था। वो लाजमी तौर पर तिवारी से मानूस होगा, लेकिन जब गिरधारी ने हम पर हमला कर दिया तो कुत्ते ने भी तिवारी को नहीं बख्शा। मुझे तिवारी की चीख सुनाई दी और फिर बोली की खौफनाक आवाज निकली, लेकिन मैंने इस तरफ नहीं देखा। मेरी तवज्जो गिरधारी की तरफ थी जो अपना सर नीचे किए मुझे टक्कर मारने के लिए मेरे करीब आ गया था। और अगर मैं ऐन इस वक्त एक तरफ ना हट जाता जब उसका सर मेरे सीने से 2-3 इंच दूर था तो शायद इसकी टक्कर से मेरे पांव उखड़ जाते, लेकिन मेरे हटने से गिरधारी अपने जोर में किसी इंजन की तरह आगे निकल गया और दरवाजे के साथ खड़ी हुई लकड़ी की अलमारी का दरवाजा इस तरह कड़कड़ाया जैसे किसी भैंसे ने इसे टक्कर मार दी हो। उसका सर ऐन दरवाजे के दरमियान टकराया था जहां से लकड़ी में दरार आ गई थी। मैंने एक लम्हे में सोचा कि अगर ये दरार मेरे सीने पर पड़ती तो मेरा क्या हशर होता। बहरहाल गिरधारी को दूसरे हमले का मौका देना खतरनाक था, इसलिए इसके मुड़ने से पहले ही मुझे बचाव करना था। गिरधारी शायद टकरे मारने का माहिर था, इसलिए वो अलमारी से टकराकर फिर मेरी तरफ टक्कर मारने के लिए ही आ रहा था। मुझे ख्याल आया कि अपने पिस्तौल के दस्ते से इस सांड का सर फोड़ दूं, लेकिन ये सर मोहलिक साबित हो सकती थी, इसलिए मैंने पिस्तौल के दस्ते का ख्याल छोड़ दिया और जूं ही गिरधारी मेरे करीब आया मैंने दाएं हाथ का मुक्का उसके माथे पर टिका दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने दीवार पर मुक्का मार दिया हो, लेकिन ये था बहुत जोरदार और इसकी जर्ब से गिरधारी भी बिलबिला उठा। इसने अपने दोनों हाथ माथे पर रख दिए। माथे की जिल्द फट गई होगी, इसलिए उसके हाथों की उंगलियों से खून बाहर निकल आया था। मुझे दूसरा मुक्का मारने की जरूरत महसूस नहीं हुई। गिरधारी शायद चकरा गया था, इसलिए वो जमीन पर बैठ गया। मुझे यकीन नहीं आया कि इस सांड जैसा शख्स इस तरह इतनी जल्दी बेबस हो जाएगा। मैंने जल्दी से तिवारी के लिए इधर उधर देखा। वो मुझे कमरे के दूसरे कोने में जमीन पर गिरा हुआ नजर आया। कुत्ते ने उसका पेट फाड़ दिया था क्योंकि गिरधारी की कमीज पेट पर खून से भरी हुई थी। इसके पास ही कुत्ता जमीन पर गिरा हुआ था और शायद मर गया था क्योंकि उसका पेट भी गर्दन से पिछली टांगों तक चिरा हुआ था। जिस वक्त कुत्ते ने तिवारी पर छलांग मारी थी तो तिवारी ने उसी वक्त अपना चाकू ऊपर उठा दिया होगा जो कुत्ते की गर्दन में खुप गया, और जिस तरह कुत्ता अपने जोर में आगे आता गया इसी तरह चाकू उसका पेट फाड़ता चला गया होगा, लेकिन कुत्ते ने अपने दांत तिवारी के पेट में पेवस्त कर दिए थे। मैंने तिवारी की तरफ तवज्जो दी। वो सख्त जख्मी जरूर हुआ था लेकिन जिंदा था। इस अफरा तफरी में मुखर्जी पता नहीं कहाँ चला गया था। ताड़ी फरोश बहुत बुज़दिल साबित हुआ था। जिस वक्त कुत्ते ने तिवारी पर गिरधारी ने मुझ पर हमला किया वो कमरे से ही भाग गया होगा। खैर मेरी तवज्जो उस वक्त गिरधारी की तरफ ज़्यादा थी। मैंने तिवारी को उसके हाल पर ही छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। मेरे मुक्के से गिरधारी का माथा फट गया था और वो अपना सर दोनों हाथों में लेकर जमीन पर बैठ गया था और इस दौरान मैं तिवारी का हाल देखता रहा। अब जब मैंने तिवारी से तवज्जो हटाकर उस तरफ देखा जहां गिरधारी जमीन पर बैठ गया था तो मुझे वो जगह खाली नजर आई। मेरी तवज्जो तिवारी की तरफ रही थी तो गिरधारी ने इससे फायदा उठाया और चुपके से कमरे से खिसक गया होगा। मुझे बहुत ही हैरत हुई। इतना नामी गिरामी कुंडा और मेरे एक ही मुक्के से वो मुकाबले से दौड़ गया। मेरा दिल ये मानता नहीं था। गिरधारी के भागने की फौरी वजह ये समझ में आती थी कि वो मुझसे यहाँ उलझकर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता होगा।
यह ज़रूर कोई ऐसी बात होगी कि उसने यहाँ से खिसकना मुनासिब समझा होगा। अब मेरा यहाँ रुकना फजूल ही था और मुझे तिवारी को जल्द अस्पताल पहुँचाना था, वरना शायद वो मर ही जाता। मैं कमरे से बाहर आया और साथ वाले कमरे से ज्वारियों से आवाज़ दी। वो भी गिरधारी के कमरे में मार कुटाई से होने वाली खटर पटर सुन चुके थे और बाहर वाले दरवाजे पर ही खड़े थे, लेकिन इनमें से किसी ने अंदर आने की हिम्मत नहीं की थी। मैंने इन्हें कहा कि तिवारी को उठाकर अस्पताल लेकर चलो। वो मुझे भी कोई बड़ा बदमाश समझने लगे जिसने गिरधारी के अड्डे पर आकर उसका ये हाल कर दिया था। इसलिए वो मेरी आवाज़ पर फौरन लपके और तिवारी को बाजुओं टांगों से पकड़कर नीचे गली में ले गए। इनमें से एक मोहल्ले के एक घर से चारपाई ले आया और वो अस्पताल की तरफ चल पड़े। मुझे क्या पता था कि अस्पताल किधर है। मैं वहां से पटवारी की दुकान पर वापस आ गया और कुछ देर वहां ठहरकर वापस अपने थाने की राह ली। अपने थाने पहुंचने के बाद तीसरे दिन मुखर्जी मेरे पास आया। इसे देखते ही मेरे गुस्से की इंतहा न रही। मैंने चाहा कि इसकी अच्छी तरह ठुकाई करूं, लेकिन उसने माफ़ी मांग ली और मेरे पांव पड़ गया। कहने लगा कि वो मानता है कि वो दिल का बहुत छोटा है और लड़ाई भिड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो वहाँ से भाग निकला था। लेकिन इसके भाग जाने का एक फ़ायदा भी हुआ है। मैंने पूछा कि क्या फ़ायदा हुआ है, तो उसने बताया कि जब कुत्ते ने तिवारी पर छलांग मारी तो वो भाग निकला, लेकिन इस खौफ से कि दूसरे कमरे में ज्वारियों के सामने सुबकी न हो जाए, वो बड़े हौसले के साथ उनके दरमियान बैठ गया और अंदर से लड़ाइयों की आवाज़ें सुनने लगा। एक दो जुआरियों ने कहा भी कि अंदर क्या हो रहा है, चलकर देखते हैं, लेकिन इनमें से एक ने गिरधारी का खौफ दिलाया। वो सब दोबारा वहीं बैठ गए, लेकिन खौफ से जुआ खेलना बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद गिरधारी अंदर से बाहर निकला। उसके माथे से खून निकल रहा था। वो तकरीबन भागता हुआ सीढ़ियों की तरफ गया और नीचे गली में उतर गया। मैंने भी उसके पीछे जाने में देर नहीं लगाई थी और उसके पीछे ही रहा। मैंने गिरधारी को जिस जगह जा रहा था उसका पीछा करा और वो जगह देख ली। मुखर्जी ने वाकई बहुत अच्छा काम कर दिखाया था। उसकी बुज़दिली किसी न किसी तरह काम आ ही गई थी। मुखर्जी के साथ गिरधारी के पीछे जाने का तय करके मैं अर्जुन के घर चला गया। इतने दिन वो मेरे पास नहीं आया था, न ही सीता हमारे घर आई थी। अर्जुन मुझे घर पर ही मिल गया और मैंने उसे और उसकी बीवी को बिठाकर सारी बात बताई। सीता कहने लगी कि उसे इल्म था कि भगवती के गिरधारी लाल नाम के इस आदमी के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन वो इस डर से अपने खामिद को भी नहीं बताती थी कि वो शक करेगा कि मैं उसके भाइयों से जलती हूँ। ये गिरधारी नाम का आदमी मैंने कई बार भगवती के घर देखा है, और ऐसे वक्त में जब भगवती का घर वाला प्रकाश घर से बाहर होता है। एक गैर आदमी का अकेली औरत के पास क्या काम। मैंने एक बार भगवती से इस किस्म के और इस सांड किस्म के आदमी के बारे में भी पूछा, लेकिन वो कहने लगी कि प्रकाश का मिलने वाला है, दोस्त है। मैंने अर्जुन और सीता से कहा कि लाला को गायब करने वाले यही भगवती और गिरधारी हैं। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है, इसलिए वो लोग भी गिरधारी से होशियार रहे। मुखर्जी से मैंने कहा कि मुझे गिरधारी के नए ठिकाने पर ले चलो। वो बहुत जल्दी आमादा हो गया। कहने लगा, जनाब, इसीलिए तो ठिकाना देखकर आया हूँ। दिन यहाँ थाने में गुजारूंगा और रात को हम गिरधारी के नए ठिकाने की तरफ निकल चलेंगे। मैंने इसे बहुत मरामत की कि उसने गिरधारी के जुए खाने में बहुत बुज़दिली दिखाई और भाग गया था। मैंने उससे तिवारी के हाल अहवाल पूछा। कहने लगा कि वो अस्पताल उसे देखने गया था, लेकिन डॉक्टर उसे मरहम पट्टी करा के फारिग कर चुका था। तिवारी को टाँके भी लगे थे। कुत्ते ने उसका पेट फाड़ दिया था। फिर मैं तिवारी के घर गया, उससे भी मिलकर आया हूँ। वो इस मार के बावजूद जो हमारे साथ काम करने पर उसको लगी थी, इसके बावजूद भी वो तैयार है। उसके अंदर से गिरधारी का अड्डा काबू करने का लालच अभी तक नहीं गया। वो दिन ढल गया और शाम हुई तो हम गिरधारी के नए ठिकाने की तरफ रवाना हो गए। जहाँ हम पहले गए थे, इससे थोड़ी सा दूर आगे की तरफ एक धर्मशाला था, जिसमें मेहनत के साथ गिरधारी का याराना रहा होगा, वरना इन दोनों का क्या जोड़ था। मुखर्जी का कहना था कि गिरधारी वहीं गया होगा और उसकी नज़रों के सामने जन्नत ने उसे गले लगाकर स्वागत किया था और फिर गिरधारी को एक कमरे में सहारा देकर ले गया था। मुखर्जी के साथ गिरधारी के पीछे जाने का तय करके मैं अर्जुन के घर चला गया। इतने दिन वो मेरे पास नहीं आया था, न ही सीता हमारे घर आई थी।
अर्जुन अर्जुन मुझे घर पर ही मिल गया और मैंने उसे और उसकी बीवी को बिठाकर सारी बात बताई। सीता कहने लगी कि उसे इल्म था कि भगवती के गिरधारी नाम के किसी आदमी के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन वो इस डर से अपने खामिद को भी नहीं बताती थी कि वो शक करेगा कि मैं उसके भाइयों से जलती हूँ। ये गिरधारी नाम का आदमी मैंने कई बार भगवती के घर देखा है, और ऐसे वक्त में जब भगवती का घर वाला प्रकाश घर से बाहर होता है, एक गैर आदमी का अकेली औरत के पास क्या काम। मैंने एक बार भगवती से इस सांड किस्म के आदमी के बारे में पूछा भी था, लेकिन वो कहने लगी कि प्रकाश का मिलने वाला है, दोस्त है। मैंने अर्जुन और सीता से कहा कि लाला को गायब करने वाले यही भगवती और गिरधारी हैं। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है, इसलिए वो लोग भी गिरधारी से होशियार रहे। मुखर्जी से मैंने कहा। वो बहुत जल्दी आमादा हो गया, कहने लगा कि जनाब इसीलिए तो ठिकाना देखकर आया हूँ। दिन यहाँ थाने में गुजारूंगा और रात को हम गिरधारी के नए ठिकाने की तरफ चलेंगे। मैंने इसे बहुत मलामत की कि उसने गिरधारी के जुए खाने में बहुत बुज़दिली दिखाई और भाग गया था। मैंने उससे तिवारी का हाल पूछा। कहने लगा कि वो अस्पताल उसे देखने गया था, लेकिन डॉक्टर उसे मरहम पट्टी करके फारिग कर चुका था। तिवारी को टांके भी लगे हैं, कुत्ते ने उसका पेट फाड़ दिया था। फिर मैं तिवारी के घर गया, इससे मिलकर भी आया हूँ। वो इस मार के बावजूद हमारे साथ काम करने पर तैयार है। इसके अंदर से गिरधारी का अड्डा काबू करने का लालच अभी तक गया नहीं। वो दिन ढल गया और शाम हुई तो हम गिरधारी के नए ठिकाने की तरफ रवाना हो गए, जहां हम पहले गए थे। इससे थोड़ा सा दूर आगे की तरफ एक धर्मशाला था, जिसमें मेहनत के साथ गिरधारी का याराना रहा होगा, वरना इन दोनों का क्या जोड़ था। मुखर्जी का कहना था कि गिरधारी वहीं गया था और उसकी नज़रों के सामने मेहनत ने उसे गले लगाकर स्वागत किया था और फिर गिरधारी को एक कमरे में सहारा देकर ले गया था। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इस बार गिरधारी मेरे हाथ से बच नहीं सकेगा, क्योंकि मुझसे मार खाकर वो जिस तरह फरार हुआ था और छुपता फिर रहा था, इससे जाहिर था कि वो हौसला हार चुका है और इस हालत में उसके मुकाबले की ताकत नहीं रही। जिस वक्त हम धर्मशाला के करीब पहुंचे उस वक्त शाम गहरी हो चुकी थी और थोड़ी देर बाद ये अंधेरा फैल जाना था। धर्मशाला की चारदीवारी बहुत नीची थी। सामने की तरफ एक तालाब सा बना हुआ था और इससे जरा परे हटकर एक बरामदा था, जिसके पीछे कमरों के दरवाजे नजर आ रहे थे। खुले सहन में जगह जगह पीपल के बड़े बड़े दरख्त थे। तालाब के किनारे चारपाई पर एक आदमी लेटा हुआ था और दूसरा उसका जिस्म दबा रहा था। मैं इनकी तरफ ही चल पड़ा। जरा करीब हुए तो मुखर्जी कहने लगा कि जो आदमी लेटा हुआ है वो मेहनत शिवा है और जिस्म दबाने वाला धर्मशाला में मुलाजिम है। यहाँ आने से पहले मुखर्जी ने मुझे मेहनत के बारे में बहुत कुछ बताया था और बताया था कि बड़ा ख़राब आदमी है, मुझसे शराब मंगवाता है और इधर उधर से औरतें भी उठवा लेता है। मैं मुखर्जी पर हैरान हुआ था कि ताड़ी फरोश कहाँ कहाँ हाथ मारता है। हर हरामकार बदमाश के अड्डे पर ये शराब सप्लाई करता है। मुझे मुखर्जी भी बड़ा हरामी नजर आने लगा। खैर, हम मेहनत की चारपाई के करीब हुए तो वो उठ बैठा और हमें हैरानी से देखने लगा। फिर मुखर्जी को पहचान कर उसका इस्तकबाल करने लगा। साथ ही साथ वो पूछता जा रहा था कि मुखर्जी उसकी धर्मशाला पर कैसे आया है। मुखर्जी ने उसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था, बल्कि ये कहा था कि वो गिरधारी के पीछे यहाँ आ गया है, क्योंकि गिरधारी ने इसे किसी काम से बुलाया है। मेहनत ने एक कमरे की तरफ इशारा किया कि गिरधारी वहाँ है। मुखर्जी ने मेहनत से एक दो बातें और की ताकि उसे कोई शक न हो और फिर वो खामोश होकर चरपाई पर बैठ गया। मुझे समझ आ गई कि वो डरपोक आदमी है, वो गिरधारी की तरफ नहीं जाएगा। मैंने मेहनत को सुनाने के लिए मुखर्जी से कहा कि वो यहीं बैठे। गिरधारी ने असल में तो मेरे साथ बात करनी है, इसलिए मैं इसके पास जाता हूँ और फिर मैं इस कमरे की तरफ बढ़ गया जिस तरफ मेहनत ने इशारा किया था। मैं इस बार गिरधारी पर अचानक हमला करना चाहता था, इसलिए मैंने दरवाजे तो बड़े आराम से खोला ताकि बाहर वाले लोग चौकन्ना न हो जुबैर जाएं और उन्हें कोई शक न हो। लेकिन दरवाज़ा खुलते ही मैं तेजी से अंदर दाखिल हुआ। कमरे में सिर्फ एक ही चारपाई और इस पर जो आदमी लेटा हुआ था, मैं उसे उसके जुस्से से ही पहचान गया था। ये सांड गिरधारी ही था। इस जैसा फुर्तीला आदमी मेरे नज़र से नहीं गुजरा। इतना जुस्सा होने के बावजूद उसमें बहुत तेजी थी। मुझे कमरे में दाखिल होते देखकर वो इसी फुर्ती से चरपाई से उठा। इस बार मैंने उसे टक्कर मारने का मौका नहीं दिया।
मेरी पिस्तौल के दस्ते ने उसकी गर्दन का कोई पट्टा तोड़ दिया होगा, क्योंकि वो डकरा कर इस तरह घूमा जैसे उसे चक्कर आ गया हो, और फिर चारपाई पकड़कर वो जमीन पर गिर गया। मैंने उसके पेट में 2 बार घुटना मारा और वो कराकर इकट्ठा हो गया। मुझे यकीन था कि वो अब नहीं उठेगा, और वाकई उसने हाथ पांव डाल दिए। मुझे इस बात फिर हैरानी हुई कि इतनी आसानी से इस सांड ने हार मान ली। मैं इसे किस तरह थाने लेकर आया, इसमें आपके लिए दिलचस्पी वाली कोई बात नहीं है। मैंने 2 सिपाही उसकी धुलाई करने पर लगा दिए। जब उसके सर से बदमाश गुंडा होने का खन्नास निकल गया तो उसे मेरे पास वो लेकर आए। मैंने इसे उलझाए बगैर सीधा सवाल किया कि उसने भगवती के कहने पर या उससे मिलकर लाला को गायब किया है। वो कानों को हाथ लगाने लगा कि उसने ये काम नहीं किया। मैंने उसे कहा कि तुम मान नहीं रहे। असल मामला यह है कि भगवती अपने ससुर से जायदाद का हिस्सा मांगती थी। पहले उसने अपने शौहर को आगे लगाया कि वो बापे दौलत हासिल वसूल करे। जब लाला नहीं माना तो उसने तुमसे कहा कि लाला को गायब करके दौलत रखवा लो, क्योंकि उसके साथ तुम्हारी शादी से पहले के ताल्लुकात थे। इसलिए तुम ये काम करने पर आमादा हो गए और तुम्हें खुद भी दौलत का लालच आ गया। भगवती के साथ तुम्हारी सारी बात इससे साबित होती है कि वो और उसका घर वाला दोनों अपने घर से गायब हैं। मेरी बातें सुनकर गिरधारी ने सर झुका दिया। मैं समझा कि अब ये इकरार करने वाला है, लेकिन उसने सर उठाया तो उसके चेहरे का रंग सुर्ख हो चुका था। कहने लगा, सरकारी अफसर हैं आप, आपकी बात बड़ी, लेकिन ये बात किसी और ने की होती तो उसकी गर्दन तोड़ देता। मैं मानता हूँ कि मेरे भगवती के साथ ताल्लुकात है और इस शादी से पहले के हैं। जब से इसकी शादी हुई है इससे मिलता ज़रूर हूँ, लेकिन इसके सिवा और कोई बात नहीं। गालिबन गायब वो घर से इसलिए हुई है कि मैंने उसे कहा था कि गायब हो जाए, क्योंकि मैं भी आंखें रखता हूँ, मेरा भी एक दुनिया से ताल्लुक है। जब लाला घर से गायब हुआ था तो और आप भगवती की सुनगुन लेना शुरू कर चुके थे तो मुझे भी खबर हो गई थी। और जब भगवती घबरा गई कि वो किसी मुसीबत में फंसने लगी है तो मैंने उसे कहा कि अगर वो डरती है तो गायब हो जाए। इस वक्त मेरे जहन में यही आया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि इस तरह आपका इस पर शक 100% पक्का हो गया। वो अपने चूहे घर वाले के साथ अपने चचा के घर में है। अगर सबूत लेना है तो आदमी भेजकर उसे बुलवा लें। मैं पता बता देता हूँ। मैंने पता जान लिया और अपने मुहर्रिर से कहा कि खुद जाकर पता करके आओ। मेरा इससे यही सवाल है कि अगर तुम बेगुनाह हो तो मुझसे भागे क्यों थे। वो कहने लगा कि जिस तरह आपके मुखबिर होते हैं इसी तरह हमारे भी मुखबिर होते हैं, वरना हम आपसे किस तरह बचे रहें। जिस दिन मुखर्जी ने आपके पास हाजिरी देना शुरू कर दी इस दिन मुझे खबर हो गई थी। मुझे मालूम हो गया था कि आप मेरे पीछे पड़ गए हैं, और वो नमक हराम तिवारी मुखर्जी के हत्थे ना चढ़ता तो आप इतनी जल्दी मुझ तक नहीं आ सकते थे। अब आप पूछेंगे कि मुखर्जी की मेरे साथ क्या दुश्मनी है, तो जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ इसका सबूत मेरे पास नहीं, इसलिए आप मेरी बात शायद ना माने, लेकिन कसम है काली माता की, इस हरामी मुखर्जी ने एक दिन मुझे कहा था कि चलो लाला को गायब करते हैं, इसके पास काफ़ी धन दौलत है, कुछ दे दिलाकर ही अपनी जान छुड़ा लेगा हमसे। लेकिन मैं नहीं माना था। लगता था इस हरामी ने खुद ही लाला को गायब करके मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया है और आपको मेरे पीछे लगा दिया है। आप सोचें कि जब आपका मुहर्रिर मेरे इलाके में किसी मुखबिर की टोल लेने आया था तो मेरी इतला यह है कि इस हरामी मुखर्जी ने खुद को इसके साथ लगाया लिया था और मुहर्रिर की मुट्ठी गर्म की थी कि मुझे थानेदार के पास ले चलो, मुझे लाला के बारे में सब मालूम है। गिरधारी, इस बात की तस्दीक तो मैं इसी वक्त कर सकता हूँ। मैंने मुहर्रिर के बारे में पूछा कि मैंने जिस काम से इसे भेजा है वो हो गया है या नहीं। सिपाही पता करके आया कि अभी नहीं हुआ। मैंने कहा कि इसे रोको और गिरधारी के पास से उठकर मुहर्रिर के पास चला गया और वह घबराकर उठ खड़ा हुआ। क्या बात हो गई थानेदार साहब, मेरे पास आ गया है। कोई ना कोई तो खास बात हुई है कि एक थानेदार खुद मेरे पास आ गया है। मैंने वही बात पूछी जो गिरधारी ने कही थी और साथ ही धमकी दी कि अगर सच है तो मान जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
लेकिन अगर झूठ बोला है तो नौकरी से जाओगे। वो गरीब आदमी था, थर थर कांपने लगा और मान गया कि मुखर्जी ने उसे पैसे दिए थे और अपना नाम मुखबिरी के लिए दिया था। गिरधारी का बयान सच्चा साबित होने लगा। मैंने वापस हवालात आकर गिरधारी से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम हर रोज मेरे पास आओगे। अगर ना आए और फरार हो गए तो मैं समझूंगा कि तुम झूठे हो और फिर मैंने तुम्हें पकड़ तो लेना ही है। इसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। गिरधारी कहने लगा कि लाला जी को गायब करने वाली बात मुखर्जी ने अपनी दुकान के मुलाजिम दीनानाथ के सामने की थी। उससे पूछ लें कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। गिरधारी के बयान के बाद मेरी अब तक की सारी तफ्तीश बेकार चली गई। अब मेरे सामने एक बार फिर यही सवाल था कि लाला को किसने गायब कर दिया। अब मेरा मुश्तबा मुखर्जी था। इसके बारे में तफ्तीश के लिए मुझे गिरधारी ने मुखर्जी के मुलाजिम दीनानाथ का नाम दिया। एक दिन मैंने मुखर्जी को थाने बुलाया और अपने मुहर्रिर से कहा कि इसे यहीं बिठाए रखो, बाहर न जाने देना। और मैं खुद बाहर निकलकर मुखर्जी के अड्डे पर दीनानाथ से मिलने चला गया। मैंने दीनानाथ को वहीं अड्डे पर बिठाकर अच्छा खासा धमकाया। उसे बताया कि मैं कौन हूँ और फिर कहा कि एक चोर ने एक वारदात में उसका नाम दिया है। अगर वो जेल जाने से बचना चाहता है तो कल मुखर्जी से चोरी छुपे मेरे पास थाने आ जाए। मुखर्जी का ये मुलाजिम शक्ल से तो आवारा बदमाश लगता ही था, लेकिन इसका शायद पुलिस से पहली बार वास्ता पड़ा था, इसलिए मेरी धमकियों से उसके पांव उखड़ गए। उसने कहा कि वो अगले दिन जरूर थाने आ जाएगा, आप जो पूछेंगे बता दूंगा। मुझे शक हुआ कि ये भाग न जाए, लेकिन इतना भरोसा तो बहरहाल करना पड़ता है, इसलिए उसकी बात पर एतबार कर लिया। दूसरे दिन दीनानाथ मेरे पास आया, कहने लगा कि मुखर्जी कहीं गया है और वो मौका पाकर आ गया है, आपने जो पूछना है पूछ लें। मैंने कहा कि मुझे मुखर्जी और लाला जी के बारे में बताओ। वो कहने लगा, चंद्रमल और मुखर्जी की एक तरह से दोस्ती हो गई थी। आपको पता है कि लाला बहुत ज़्यादा शराब पीता है और इसे शराब में ही मुखर्जी के अड्डे से पहुंचा कर आता हूँ। अड्डे का और लाला का कारोबार ठीक ठाक है, रनवा है, पैसे बहुत हैं, बच्चों को दे देता है या पी पिलाकर बराबर कर देता है। ये मुझे मालूम है। ये बताओ कि मुखर्जी ने कभी तुमसे कहा था कि लाला को गायब कर दें और इससे पैसे ले लें? ये बात गिरधारी के साथ हुई थी जी। मुझे याद है कि गिरधारी कुछ रकम का हिसाब करने मुखर्जी के पास आया था। उस वक्त मैं भी वहीं अड्डे पर था। गिरधारी ने कहा था कि इस वक्त हाथ जरा तंग है, चंद रोज तक हिसाब बराबर कर देंगे। जिस पर मुखर्जी ने कहा था कि किसी साहूकार से ले लो। गिरधारी ने कहा कि साहूकार तो तुम्हारा यार है। इसका इशारा लाला की तरफ था। इस पर मुखर्जी ने कहा कि चलो इसे गायब कर देते हैं और वो कुछ न कुछ रकम तो देकर ही जान छुड़ा लेगा। गिरधारी ने कहा कि वो इस तरह के गंदे काम नहीं करता। मुखर्जी को इसकी रकम मिल जाएगी, वो एक दो दिन बाद तिवारी के हाथ भेज देगा। और वाकई उसने रकम तिवारी के हाथ भेज दी थी। क्या इसने कभी तुम्हें कहा था कि आओ ये काम करते हैं? हाँ, ये भी इसी दिन की बात है जिस दिन तिवारी पैसे लेकर आया था। जब गिरधारी ने इनकार कर दिया तो मुखर्जी ने मुझे कहा कि हम दोनों मिलकर लाला को गायब करते हैं। मैंने भैया इनकार कर दिया। मैं बुरा आदमी ज़रूर हूँ, पर इस तरह की हरकत मैंने कभी नहीं की। दीनानाथ के साफ इनकार के बाद अब मुखर्जी ही रह गया था जिसे इस सवाल का जवाब देना था कि लाला किधर गया। गिरधारी और दीनानाथ दोनों ही लाला की तरफ इशारा कर रहे थे। मैंने दीनानाथ से कहा कि तुम जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी ज़रूरत हुई तो बुला लूँगा, तुम शहर से बाहर न जाना। दीनानाथ के बयान के बाद मुखर्जी को हवालात में दूसरा दिन था जब उसने कत्ल से फिर इनकार किया। दीनानाथ जब थाने से निकल गया तो कुछ देर बाद ही मुखर्जी आ गया था। मैंने उसे अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके बिठा लिया और उसे संभलने का मौका दिए बगैर कहा कि तुम मुझे काफ़ी चक्कर दे चुके हो, लाला को तुमने गायब किया है। मुखर्जी एकदम परेशान हो गया कि थानेदार तो कल तक मेरे साथ था और हम मिलकर गिरधारी को तलाश कर रहे थे, आज ये एकाएक मुझ पर शक कर रहा है। किसी मुलजिम की यह हालत तफ्तीश में बड़ी मददगार साबित होती है, क्योंकि वो घबराया हुआ होता है और फरेब देने की बातें नहीं सोच सकता। इसे मजीद पाँव से उखाड़ने के लिए मैंने उसे पकड़कर हवालात में डाल दिया, जिसका उस पर बहुत असर हुआ था। ढीठ आदमी था, इसलिए एक दिन मुसलसल इनकार ही करता रहा। दूसरे दिन मैंने दीनानाथ को बुला लिया और उसे मुखर्जी के सामने बिठा दिया। दीनानाथ मुझसे जान छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने मुखर्जी की परवाह नहीं की और बेधड़क उसके सामने ऐसे बैठ गया जिस तरह उससे जो पूछा जाएगा वो बता देगा।
मैंने कहा, दीनानाथ मुखर्जी ने लाला के बारे में तुमसे जो बात की वो बताओ। दीनानाथ ने वही बात दोहरा दी जो वो मुझे पहले बता चुका था। मुखर्जी का चेहरा फुक हो गया। मैंने उसका कंधा थपथपाया। मुखर्जी, अभी तो सिर्फ दीनानाथ ने ये बात कही है। गिरधारी से तुम जो बात कर चुके हो वो भी तुम्हारे मुंह पर बता देगा। मुखर्जी ने एकदम हाथ पांव छोड़ दिए। मैंने दीनानाथ के सामने से पूछा, तुम इकरार करते हो? मुखर्जी ने कुछ नहीं कहा, बस सर झुका दिया। मेरे लिए इतना ही काफी था। दीनानाथ के इनकार के बाद मैंने खुद ये काम करने का फैसला किया था। मुखर्जी मेरे कमरे में बैठा अपने जुर्म का एतराफ कर रहा था। वो दिन सोमवार का दिन था। मुझे पता था कि इस दिन लाला बहुत ज़्यादा पीता है, इसलिए मैंने 1-2 रोज़ कबल उसके घर जो शराब भेजी थी वो मिलावट के बगैर बिल्कुल असली थी। मैं चाहता था कि इस सोमवार को लाले को ऐसा ज़बरदस्त नशा आए कि वो अपनी होश खो बैठे। मैं लाला के घर चला गया। मैं उसके घर के दरवाजे तक पहुंचा था कि लाला अंदर से बाहर निकलता दिखाई दिया। वो बिल्कुल होशो हवास में था। मुझे बड़ी हैरानी हुई। सोमवार के दिन लाला की इतनी ज़्यादा ठीक हालत। मैंने लाला से पूछा कि क्या बात है, जलपानी नहीं किया? लाला कहने लगा कि आज मैंने जलपानी नहीं करना, वो शराब पीने को जलपानी करना कहता था, क्योंकि मैं दिवाली मनाने के लिए आज ही अपनी बहू के घर जा रहा हूँ और मैंने नशा करके उसके घर नहीं जाना। लाला की इस बात से मेरा सारा काम ही खतरे में पड़ गया। मैंने लाला से कहा कि दिवाली की खुशी में खुद उसके साथ बैठकर जलपानी करने आया हूँ, एक आध गिलास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लाला हिचकिचा रहा था। मैंने थोड़ी सी कोशिश की तो लाला मान गया और हम बातें करते करते अपने अड्डे की तरफ चले आए। वहाँ मैंने लाला को इसी कड़क शराब का गिलास भर के दिया और फिर लाला एक के बाद दूसरा गिलास लेता चला गया। उसके ढह जाने से पहले ही मैंने उसे वहां से उठा लिया और शमशान घाट की तरफ ले चला। इस तरफ एक जगह ऐसी है जहां से कुम्हार मिट्टी खोदते हैं और वहां इतने गहरे खड्ड बन गए हैं कि इनमें खड़ा हुआ आदमी भी बाहर से नजर नहीं आता। करीब ही एक पुराना कुआं भी है जो सूख चुका है। इस तरफ वीरानी है और सिर्फ मिट्टी लेने वाले ही इधर जाते हैं और कोई नहीं जाता। मैं लाला को बातों में लगाकर उस तरफ ले गया। एक बड़े खड्ड में गिराने का मुझे ख्याल आया, लेकिन फिर थोड़ा आगे ले गया और कुएं के पास आ गया। इस वक्त तक लाला नशे में धुत हो चुका था और उसके पांव सीधे नहीं पड़ रहे थे। वो बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। मैंने उसे सहारा देकर कुएं की मुंडेर के पास खड़ा किया। उसकी सदरी की जेब टटोली, उसमें बड़ी चाबी मेरे हाथ आ गई। ये किसी सेफ की चाबी ही लगती थी। एक और छोटी चाबी भी थी। मैंने दोनों चाबियां जेब में डाली और लाला को कुएं में धकेल दिया। लाला की आखिरी चीख सुनाई दी, अंदर से धप की आवाज आई और फिर खामोशी छा गई। कुछ देर में मुंडेर पर बैठा रहा और फिर वापस आ गया। मुखर्जी के बयान ने मेरा दिमाग सुन कर दिया। एक बूढ़े आदमी को इस शराब फरोश ने किस बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। वो मुझे मजीद सुना रहा था कि मैंने वापसी से पहले कुएं में झांक कर देखा। मुझे दूर नीचे एक गठरी सी नजर आ रही थी। ये लाला चंद्रमल ही था। मैं वहां से सीधा लाला के घर आया। छोटी चाबी से बाहर वाला दरवाजा खोला और अंदर जाकर मैंने सेफ तलाश किया जो मुझे एक कमरे में मिल गया। मैंने उसे खोला। उसमें से मुझे सोने की चंद ईंटें और 10,000 रुपये नकद मिल गए। मैंने ये दौलत समेटी और घर आ गया। मैंने घर में दौलत महफूज की और फिर आपको गिरदारी की राह पर लगा दिया। लेकिन लगता है कि लाला की रूह ने चैन नहीं लेने दिया और मुझे पकड़वा कर ही छोड़ा। मुखर्जी का ये बयान मैंने मुहर्रिर को बुलवाकर तहरीर करवाया। इस केस में आला कत्ल तो बरामद करने वाला था नहीं, सिर्फ मुलजिम का इकबाली बयान ही था जिस पर केस का दारोमदार था। मैंने मुखर्जी को हवालात में डाला, उसके घर इतला की। उसकी बीवी और एक भाई रोते पीटते मेरे पास आ गए। मैंने उसके भाई को बताया कि मुखर्जी का क्या जुर्म है और इसे हवालात में मुखर्जी से मिला भी दिया। इसकी बीवी को यकीन नहीं था कि मुखर्जी ये काम कर सकता है, लेकिन मुखर्जी का झुका हुआ सर देखकर वो भी मान गए। अब लाश की बरामदगी का काम रह गया था। मैंने मुखर्जी को साथ लेने के बजाय हवालात में ही रहने दिया और खुद अर्जुन के घर चला गया। सीता बड़े तबाक से मिली कि मैं इनके घर कैसे आया हूँ। मैंने अर्जुन से कहा कि तुम अपने दूसरे दोनों भाइयों को भी यहाँ बुला लो, मैंने उनसे बात करनी है। वो उन्हें जाकर ले आया। उन्हें लाते लाते दोपहर का वक्त हो गया। जब वो सब इकट्ठे हो गए तो मैंने उन्हें सारी बात सुनाई। उन्हें बताया कि लाला इस वक्त कहाँ पड़ा है। मेरी बात खत्म होने में काफ़ी वक्त लग गया। वो सारे रोने धोने लग गए। खास तौर पर सीता बहुत रोई कि उसका ससुर जिस वक्त कत्ल हुआ वो उसके घर आ रहा था।
मैं तीनों भाइयों को और अपने थाने से 3-4 सिपाही लेकर इसी कुएं तक पहुंचा। लाला के 2 बेटे अर्जुन और प्रकाश नीचे उतरे और ऊपर से लटकाए गए रस्से में लाश बांधकर ऊपर लाई गई। बहुत खराब हालत में लाश देखकर अर्जुन और प्रकाश की तबीयत भी खराब हो गई। वो उल्टियां करने लगे। इस कदर खराब लाश थाने में नहीं ले जाना चाहता था मैं भी। अर्जुन से सलाह मशवरा किया तो उसने कहा कि यहाँ से सीधे मरघट ले जाते हैं और फिर वहीं चंद्रमल की चिता बनाकर रख दी गई। मैं वहां से चला गया। उसके बेटे उसकी आखिरी रस्में अदा करते रहे। थाने आकर मैंने बरामदगी के कागजात बनाए, चालान तैयार किया और फिर कागज अदालती मरहला शुरू हो गया। इस केस में मुखर्जी को उम्र कैद की सजा हुई थी क्योंकि मौके का कोई गवाह नहीं था और अदालत की नज़र में गिरफ्तारी और दीनानाथ की गवाही मशकूक थी।